वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो अगर आपको इन सब में से किसी भी टर्म का मतलब भी ना पता हो ना, तो भी आप यहाँ से ये पूरा टॉपिक समझ के ही जाओगे। ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इसको एंड तक देखना तो आपको जरूर समझ में आएगा और एक एक टर्म क्लियर होगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट किस पे, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखो पावर सिस्टम जो होता है ना, उसमें एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस होती है। फिर से बोल देता हूँ, पावर सिस्टम में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस होती है। अब ये इंडक्टेंस क्यों होती है, क्योंकि अपन को पता है पावर सिस्टम में अपने सिंक्रोनस जनरेटर भी लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं और लाइन की भी अपनी इंडक्टेंस होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पहले समझ लेनी है कि भैया जो पावर सिस्टम है उसमें अपने एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस होती है। ठीक है, मतलब इंडक्टेंस होती है तो जब भी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट क्या करता है, हमेशा लैग करता है बिहाइंड द सिस्टम वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्योंकि अपन को पता है इंडक्टर में क्या होता है, हमेशा वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। तो यहाँ पे करंट कौन सा कंसीडर करना चाहते हैं अपन, फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट भी जो होगा वो अपने सिस्टम वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर का होगा। तो इस चीज़ को अपन देखो यहाँ पे समझते हैं। पहले मैं आपको लैगिंग पावर फैक्टर बताता हूँ। देखो ये अपना सिस्टम वोल्टेज है, ब्लैक कलर में आप देख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया सा। ठीक है, साइनोसोडियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने बोला कि अपने पावर सिस्टम जो है वो इंडक्टिव नेचर का होता है, जो तो फॉल्ट करंट जो होगा वो इससे सिस्टम वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। देखो जब ये जीरो पे है ना, तो ये लैग करा है यहाँ पे इस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू पे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये सिस्टम वोल्टेज के साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये जीरो पे आया, ठीक है, ये फॉल्ट करंट अपना जीरो पे कब आया, जब सिस्टम वोल्टेज अपना मैक्सिमम था। ये सिस्टम वोल्टेज किसने दिया है, अपने सिंक्रोनस जनरेटर में। फिर देखो फॉल्ट करंट बढ़ने लगा। ठीक है, अब फॉल्ट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया, कब आया है, जब सिस्टम वोल्टेज जीरो हो गया। और फिर वापस से फॉल्ट करंट अपना जीरो पे आया, कब जीरो पे आया, जब सिस्टम वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। ये गलती से फॉल्ट करंट यहाँ पे लिखने में आ गया, ये ब्लैक कलर में अपना सिस्टम वोल्टेज है। मतलब फॉल्ट करंट जीरो हो गया जब सिस्टम वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को ओपोज कर रहे हैं। ठीक है, ओपोज करते हुए चल रहे हैं, ओपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, आप यहाँ से इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमेशा आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। ठीक है, ये वापस ये जब अपना सिस्टम वोल्टेज जीरो पे आया तो फॉल्ट करंट ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में करी होगी। मेरे हिसाब से आप इतनी कहानी समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट पहले ही बता दूं, आपने देखा ना ये दोनों चीज़ें हमेशा ओपोजिट चल रही है। तो ये फॉल्ट करंट जो होगा ना, ये हमेशा सिस्टम वोल्टेज को ओपोज करने की कोशिश करेगा, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है ना, देखो अब अपन आ जाते हैं अपने आर्मेचर रिएक्शन से, और यहीं से ही अपना जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर प्रोड्यूस फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। देखो जनरेटर है तो अपनी मेन फील्ड फ्लक्स एक वोल्टेज जनरेट करती है, लेकिन आर्मेचर में करंट फ्लो होने की वजह से आर्मेचर की भी एक फ्लक्स होती है। अब ये जो आर्मेचर फ्लक्स है ये मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या असर डालेगी, इसको ही अपन बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। देखो आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या असर डालेगी उसको अपन बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और क्या असर डालेगी ये डिपेंड करता है कि इसका नेचर क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रोड्यूस फ्लक्स का, मतलब ये आर्मेचर प्रोड्यूस फ्लक्स लैगिंग है या लीडिंग है। तो यही चीज मैंने लिखी है, इट डिपेंड ऑन द फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब ये आर्मेचर प्रोड्यूस फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या असर डालने वाली है, ये डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट के बीच में फेस एंगल का। ठीक है ना, या तो वो लैग हो या वो लीड हो। और अपन ने अभी पढ़ा क्या कि अपना जो पावर सिस्टम है वो लैगिंग नेचर का है, तो अपन इस आर्मेचर रिएक्शन का जो असर होगा ना वो लैगिंग के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब अपन आ जाते हैं, अपनी ये फील्ड फ्लक्स थी जनरेटर की। ठीक है ना, फील्ड फ्लक्स की वजह से वोल्टेज जनरेट होता है। अपन ने देखा क्योंकि अपना जो पावर सिस्टम है वो क्या है, लैगिंग है। तो देखो ये फील्ड करंट वापस से यहाँ पे लैग करा, वही पहले वाला डायग्राम है, वो मैक्सिमम मिनिमम चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखो आर्मेचर करंट का जो नेचर है वो क्या होगा, इस फील्ड फ्लक्स पे डीमैग्नेटाइजिंग होगा। क्यों, देखो ये दोनों आउट ऑफ फेस है, यहाँ दोनों का जो फेस है वो ओपोजिट है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो फ्लक्स है इसकी जो मतलब फॉल्ट करंट ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस करी है वो क्या कर रही है, मेन फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी। मेन फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब जो अपना वोल्टेज है जनरेटर का वो भी क्या होगा, कम होगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला इंस्टेंट देखो, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो आर्मेचर
आर्मेचर फ्लक्स है, ठीक है ना, आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, और इस मेन फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, मेन फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, तो सिस्टम वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सिस्टम वोल्टेज इस मेन फील्ड फ्लक्स की वजह से ही तो बना है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे भी देख लो, ये अपना जनरेटेड वोल्टेज था जो फील्ड फ्लक्स ने बनाया। अब अपन को पता है आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की हुई, तो उसने क्या करा, इस जनरेटेड वोल्टेज को कम किया। ठीक है, ये देखो ये वाला वैल्यू ला दी। ठीक है, तो अपना सिस्टम वोल्टेज क्या करा, डिक्रीज कर गया। इस बात को ऐसे भी देख लो, मेन फील्ड फ्लक्स थी इधर, इस मेन फील्ड फ्लक्स की वजह से ये जनरेटेड वोल्टेज बना, लेकिन आर्मेचर में भी करंट फ्लो हुआ, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट था, तो इसने एक फ्लक्स बनाई आर्मेचर फ्लक्स, जो इस मेन फील्ड फ्लक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, आप देख सकते हो, तो ये इसके ऑपोजिट है, तो इसने क्या करा, इस जनरेटेड वोल्टेज को कम करने की कोशिश की, और यहाँ पे अपना क्या आ गया, रिजल्टेड वोल्टेज जो कि जनरेटेड वोल्टेज से कम है। आपने बिल्कुल क्लियर कट देख लिया होगा, ठीक है ना। और ये जनरेटेड वोल्टेज क्या है, जो अपने सिंक्रोनस जनरेटर ने जनरेट किया है, और जो अपने सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे देख लो पावर इस डायग्राम में लिखी है, एज द पावर सिस्टम हैज़ लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कैसी है, डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, मेन फील्ड फ्लक्स को ओपोज कर रही है। ठीक है, तो नेट जनरेटेड वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब ये अब देखो लिख दिया यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, अपन ने ये डायग्राम शुरुआत से आपने सबने देखा होगा। ठीक है, ये अपना ब्लैक कलर में वापस से सिस्टम वोल्टेज बना दिया, ये फील्ड करंट जो इसको लैग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंस्टेंट आता है जहाँ पे अपनी आर्क क्या करती है, इंटरप्ट करती है। ठीक है, और इंटरप्ट करके अपना जो वोल्टेज होता है वो शूट करता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे आर्क इंटरप्ट करती है और यहाँ पे अपना वोल्टेज क्या होता है, शूट करता है, हाई ट्रांजाइंट फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज आता है। अब देखो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कुछ भी नहीं होता, सिस्टम वोल्टेज होता है, लेकिन उस इंस्टेंट पे जहाँ पे आर्क इंटरप्ट कर रही हो। ठीक है ना, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ये वाला पॉइंट है अपना सिस्टम वोल्टेज पे। ठीक है ना, वापस से बोल देता हूँ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज वो वाला वोल्टेज है जहाँ पे आर्क इंटरप्ट कर रही हो। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन। ठीक है ना, ये इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन है, और ये है अपना सिस्टम वोल्टेज। तो यहीं पे ही अपना क्या बनेगा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। मेरी आप बात समझ गए होंगे। अब मेरी बात सुनो, आप अपन शुरुआत से यही देख रहे हैं, इस फॉल्ट करंट ने क्या करा था, इस जनरेटेड वोल्टेज को कम किया था ना, तो ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी तो इसके साथ कम आएगा जब ये डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा। मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी उसके साथ नीचे ही आएगा, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस ही तो हुआ भाई। यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आता, ठीक है ना, लेकिन क्या करा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से अपना जो मेन सप्लाई वोल्टेज था वही कम हो गया। ठीक है ना, सिस्टम वोल्टेज था वही कम हो गया, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी तो यहीं आएगा नीचे, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो यही चीज़ वापस से मैंने यहाँ पे लिखी है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, बट द सिस्टम वोल्टेज इज रिड्यूस ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जब सिस्टम वोल्टेज ही रिड्यूस हुआ तो आर्क एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है, सिस्टम वोल्टेज ही तो है एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, हैंस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज ऑल्सो रिड्यूस। बस इतनी सी इसकी कहानी है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी रिड्यूस करेगा जैसे ही अपनी किसकी वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा है K1 K2 sin phi। ठीक है ना, K1 वही फैक्टर है जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बता रहा है अपने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे, ये चीज़ लिख भी रखी है, अकाउंट फॉर आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है ना, ये फैक्टर इसलिए मल्टीप्लाई होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के फॉर्मूले में, और इस K1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 जा सकती है, और 1 से हमेशा लेस ही रहेगी ज़्यादातर केस में, ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो ये था, ठीक है, थैंक यू।